हेलो फ्रेंड्स, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, एकदम हर्षोल्लास और आनंदित होंगे। चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। आज हम सिंधु की सहायक नदी की और सिंधु की सहायक नदियों की यदि हम बात करें तो ऊपर से जैसे झेलम आती है, चिनाब आती है, रावी आती है, सतलज आती है और सतलज की सहायक नदी ब्यास आती है। ठीक है ना। ये पांचों नदियां जो है ना सिंधु की सहायक नदी हैं। तो सिंधु नदी को हमने पढ़ लिया, और भी सिंधु नदी से संबंधित जो चीजें हैं वो सब आपके सामने आने वाली हैं। तो फटाफट अपना कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ लिखना शुरू कर दीजिए। आज हम बात करते हैं झेलम नदी की। ठीक है, झेलम नदी की। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि जो झेलम नदी है यह सिंधु की सहायक नदी है। यह सिंधु की सहायक नदी है। फिर इसके बाद एक प्रश्न ये बनता है कि जो झेलम नदी है ये एक घाटी का निर्माण करती है, और घाटी के निर्माण की यदि हम बात करें तो वह आती है कश्मीर घाटी। यह नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। यह नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। और यदि हम बात करें तो एक प्रश्न इतिहास के संदर्भ में यह पूछ लिया जाता है कि जम्मू कश्मीर का जो शहर है श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, और इस नगर को बसाया था सम्राट अशोक ने। ठीक है, लिखेंगे इसके किनारे श्रीनगर बसा है। श्रीनगर बसा है और श्रीनगर की जो स्थापना करी थी वो स्थापना की थी अशोक ने। ठीक है, जो सम्राट अशोक थे, अशोक ने जो है श्रीनगर की स्थापना की थी झेलम नदी की। और झेलम नदी से एक प्रश्न और ये बन जाता है कि जो झेलम नदी है, इस झेलम नदी से भारत की एक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निकलती है जिसको बोलते हैं हम बूलर झील। ठीक है, यहाँ से एक झील निकलती है, यह बूलर झील का निर्माण करती है। बूलर झील का निर्माण करती है। बूलर झील का निर्माण करती है। और यदि हम बात करें बूलर झील की तो यह भारत की मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। और यदि हम बात करें बूलर झील की तो बूलर झील से और क्या क्या प्रश्न यहाँ पर बनते हैं कि यह गोखुर झील है। गोखुर झील है। गोखुर झील का मतलब क्या है? एक तो प्रश्न यही हो गया क्या ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और गोखुर झील का मतलब क्या है? जब ये बहती है ना तो कुछ इस तरह से आकृतियां बनाती चली जाती है। ठीक है ना, कुछ इस तरह से आकृतियां बनाती चली जाती है। तो ये जो चीज है ना, ये गोखुर यानी गाय के खुर के समान, ये चीज गाय के खुर के समान नजर आती है, इसलिए इसे बोलते हैं गोखुर झील। ठीक है, और प्रश्न क्या बनेगा कि जो झेलम नदी है ये भारत और पाकिस्तान की सीमा को भी बनाती है या सीमा का निर्धारण करती है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, झेलम नदी भारत तथा पाकिस्तान की सीमा बनाती है। भारत तथा पाकिस्तान की सीमा बनाती है। एक प्रश्न बन जाता है इसके नाम को लेकर के। झेलम नदी का जो प्राचीन नाम मिलता है हमें बितस्ता मिलता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। झेलम नदी प्राचीन नाम बितस्ता। और ये सारी बातें हमने लिख भी ली हैं। और इसकी कुल लंबाई की यदि हम बात करें तो 725 किलोमीटर इसकी लंबाई बनती है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो झेलम की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं किशन गंगा। ठीक है, इसकी सहायक नदी, और सहायक नदी का नाम है किशन गंगा। और किशन गंगा की यदि हम बात करें तो इसे पाकिस्तान में एक नाम दिया जाता है, नीलम नाम से। इसे पाकिस्तान में इसे क्या कहा जाता है? नीलम नदी कहा जाता है। और किशन गंगा नदी पर एक परियोजना बनी है जिसका नाम है किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना। ठीक है,
तो किशनगंगा परियोजना किस नदी पर बनी है? झेलम की सहायक किशनगंगा नदी पर ही बनी है। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे चिनाब नदी के बारे में। ठीक है, चिनाब चिनाब नदी। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि चिनाब सिंधु की सहायक नदी है और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, पहला प्रश्न तो ये बना कि जो चिनाब नदी है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यदि हम बात करें इसके उद्गम स्थल की निकलती कहाँ से है, तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और हिमाचल प्रदेश से भी यदि हम बात करें तो बड़ा लाचाला दर्रा से यह निकलती है। और चिनाब नदी जो है दो नदियों की संयुक्त धारा टंडी नामक स्थान से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में टंडी नामक स्थान से निकलती है। एक धारा है चंद्रा और दूसरी है भागा। इन दोनों की संयुक्त धारा कहलाती है चंद्रभागा। और हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो वहां पर इसे चंद्रभागा भी कहा जाता है और दो नदियों की संयुक्त धारा है। तो पहला प्रश्न तो ये बनेगा, यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और यदि हम बात करें इसमें भी स्थान की तो बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है और यह दो नदियों की संयुक्त धारा है। यह दो नदियों की संयुक्त धारा है। एक आती है चंद्रा और एक आती है भागा। चंद्रभागा दो नदी जब मिल जाती हैं तो इन दोनों से मिलकर बनती है चंद्रभागा। ठीक है, और यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा कहा जाता है। ठीक है, और सिंधु की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रावी नदी के बारे में कि रावी से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। रावी नदी, तो देखिए रावी नदी का सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसका प्राचीन नाम जान लेते हैं। प्राचीन नाम, ठीक है, प्राचीन नामों की यदि हम बात करें तो मैंने सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन सबके प्राचीन नाम लिखवा दिए हैं, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, इसका प्राचीन नाम की यदि हम बात करें तो इसका प्राचीन नाम मिलता है परुषणी या पौरुषणी, इसका प्राचीन नाम मिलता है। और यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, ये जो है यह भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है जिसको बोलते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से यह निकलती है और निकलने के बाद ये जो है ना चिनाब में मिलती है और चिनाब के सहारे किसमें मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसको बोलते हैं कांगड़ा जिला, वहां से निकलती है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो रावी नदी के किनारे पाकिस्तान का एक शहर बसा हुआ है जिसको बोलते हैं लाहौर। ठीक है, तो किनारे बसा शहर लाहौर, कौन सा है, लाहौर है। तो लाहौर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है जो पाकिस्तान का शहर है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि इसकी सहायक नदी को लेकर के, इसकी सहायक नदी रावी की सहायक नदी है तभी। देखिए जो तभी है, तबा मत कर देना, तभी सहायक नदी है किसकी, रावी की। और एक नदी पड़ती है तबा नदी है नर्मदा की। तभी रावी की और तबा सहायक नदी है नर्मदा की। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की।
कुल लंबाई की यदि हम बात करें तो 720 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ती है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं ब्यास नदी की। सिंधु की सहायक नदी है ब्यास नदी। ठीक है, तो देखिए ब्यास नदी की यदि हम बात करें तो पहला प्रश्न इसका प्राचीन नाम मिलता है वितस्ता, और ये बात हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। यदि ये पिछली वीडियो आपने नहीं देखी हो तो उसको देख लीजिए। सिंधु और इसके सहायक नदियों के बारे में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जो बातें मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताई थी उन बातों को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा मिलता है। फिर प्रश्न बनता है कि यह कुल्लू घाटी का निर्माण करती है। कुल्लू घाटी का निर्माण करती है और कहाँ पर करती है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी कुल्लू घाटी का निर्माण करती है। और यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में नैनो देवी के समीप धौलाधर पर्वत श्रेणी से ये गहरे गार्ज का निर्माण बनाती है। हिमाचल प्रदेश में नैनो देवी के समीप हिमाचल प्रदेश में नैनो देवी के समीप धौलाधर पर्वत श्रेणी में, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर धौलाधर पर्वत श्रेणी में एक गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज बोले तो खड्डा या महाखंड। ठीक है, निर्माण करती है। अगला प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा? अगला प्रश्न ये बनेगा इसकी लंबाई को लेकर के। यदि हम बात करें इसकी लंबाई की तो 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें यहाँ से इसके बारे में कि और क्या क्या प्रश्न बनते हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम सिंधु की अगली सहायक नदी के बारे में, जिसको बोलते हैं सतलज या सतलज नदी के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अगली नदी है हमारी सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी। तो सतलज नदी के प्राचीन नाम की यदि हम बात करें तो प्राचीन नाम मिलता है इसका सतुद्री। प्राचीन नाम सतुद्री मिलता है इसका। और हम बात करें तो यह भारत में जो निकलती है कहाँ से आती है, यानी सिपकिला दर्रे से। ठीक है, भारत में जो प्रवेश करती है ये सिपकिला दर्रे से करती है और मानसरोवर झील राकसताल से यह निकलती है। ठीक है, तो यदि हम बात करें इसका उद्गम स्थल की तो राकसताल मानसरोवर झील से ही निकलती है। मानसरोवर झील के पास एक स्थान पड़ता है जिसे बोलते हैं राकसताल, तिब्बत में, वहां से ये निकलती है। और भारत में जो प्रवेश करती है सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत में प्रवेश करती है ये सिपकिला दर्रे से, सिपकिला दर्रा, और ये दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। आगे सतलज नदी को लेकर के क्या प्रश्न बनता है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ये बहती है, यानी सिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहते हुए ये सीधी पाकिस्तान में चली जाती है। यह हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में जाने के बाद ये चिनाब में मिल जाती है और चिनाब के सहारे सिंधु में, और सिंधु के बाद ये सीधी कहाँ चली जाती है? अरब सागर में चली जाती है। ये अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है कि एक सतलज में ब्यास नदी आकर के मिलती है। ठीक है, ब्यास नदी आकर मिलती है। यदि हम बात करें तो एक स्थान पड़ता हरिके, और यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हरिके बांध। तो हरिके बांध पर संगम होता है किसका? सतलज का और ब्यास का। यहाँ पर संगम किसका? सतलज
और ब्यास नदी, इन दोनों का संगम होता है तो हरिके में जाकर के ब्यास नदी इसमें मिल जाती है। और ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? सतलज की। ठीक है, लिख देता हूं मैं, सतलज की सहायक, सतलज की सहायक नदी जिसको बोलते हैं हम क्या? ब्यास नदी, जो अभी हमने पढ़ी भी है। ठीक है, ब्यास नदी तो कहाँ पर मिलती है? ये हरिके में, और हरिके में यहाँ एक बांध बना हुआ है जिसको बोलते हैं हरिके बांध। ठीक है, और यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक झील है। ठीक है, जैसे ये आ गई आपकी सतलज नदी और ये आ गई आपकी ब्यास नदी, तो यहाँ पर कौन सा बांध है? हरिके बांध है। और यहाँ से एक नदी निकलती है, एक नहर निकाली गई है, मानव निर्मित नहर, जिसको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर की यदि हम बात करें तो विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर माना जाता है। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर यह विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित माना जाता है इंदिरा गांधी नहर के बारे में। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं क्या? दोआब क्षेत्र को लेकर भी एक प्रश्न बन जाता है। तो देखिए, दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच की भूमि को या क्षेत्र को दोआब क्षेत्र बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक नदी ये आ रही है और एक नदी ये है, तो इन दोनों के बीच का जो दोआब क्षेत्र है वह क्या कहलाएगा? ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद चलते हम आगे। तो देखिए, यदि हम बात करें तो 5 नदियों का स्थान पंचनद कहलाता है। 5 नदियों का स्थान पंचनद कहलाता है। और अगर हम बात करें पंजाब की, तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है, जहां पर पंचनद बनता है। ठीक है, तो पंचनद, और हम बात कर रहे हैं यहाँ से नदियों के दोआब क्षेत्र की। तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोला जाता है सिंधु नदी। इसको बोला जाता है सिंधु नदी, सिंधु नदी। और सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी मिलती है उसको बोलते हैं चेनाब नदी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? चेनाब नदी। ये हो गई आपकी चेनाब। और चेनाब में एक नदी आकर के मिलती है जिसको बोलते हैं झेलम नदी। ये हो गई झेलम नदी। ठीक है, फिर यहीं से एक नदी और आती है जिसको बोलते हैं रावी नदी। रावी नदी। यहाँ पर एक नदी और है जिसको बोलते हैं सतलज नदी। ठीक है, क्या बोलते हैं? सतलज नदी। ये हो गई सतलज। तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बनेगा दोआब क्षेत्र को लेकर के, क्या कि सिंधु, सतलज, झेलम, रावी और ब्यास, इनके दोआब क्षेत्र क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो बनेगा दोआब क्षेत्र ये वाला, इसको बोलेंगे हम त्रिआब क्षेत्र। ये है त्रिआब क्षेत्र या त्रिआब दोआब। ठीक है, ये किसका है? सिंधु का। ये है सिंधु का, सिंधु। ठीक है, तो देखिए 3 नदी आ जाती है, एक तो आ जाती है सिंधु, एक झेलम और एक चिनाब का भी भाग आ जाता है, तो ये हो गया त्रिआब क्षेत्र। फिर प्रश्न बनेगा कि झेलम और चिनाब के दोआब क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो झेलम और चिनाब के दोआब क्षेत्र को बोलते हैं छाछ। क्या बोलते हैं इसको? छाछ। ये इसका दोआब क्षेत्र हो गया जिसको बोलते हैं छाछ। फिर प्रश्न बनेगा कि चिनाब और रावी के दोआब क्षेत्र को क्या बोलते हैं? रचना। इसको बोलते हैं रचना। ठीक है, तो चिनाब और रावी का दोआब क्षेत्र कहलाता है रचना। और यदि हम बात करें तो प्रश्न बनेगा कि रावी और सतलज के दोआब क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वारी।
इसको बारी कहा जाता है। और यहाँ से एक नदी और इसमें आकर के मिलती है हरिके में, जिसको बोलते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी। तो ब्यास और सतलज के बीच का दोआब क्षेत्र जो है उसको क्या बोलते हैं? बिष्ट बोलते हैं। इसको बिष्ट बोलते हैं, इसको बिष्ट। तो इसको कहा जाएगा बिष्ट क्षेत्र। और बिष्ट की यदि हम बात करें तो बारी। ठीक है। तो यहाँ से आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सतलज चिनाब, जैसे सतलज हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, चिनाब हो गया, झेलम हो गया। तो इन नदियों के दोआब क्षेत्र को अब हम बात करेंगे क्या अगले वीडियो में, गंगा नदी तंत्र की। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें।